नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की जो आरबीएससी की बुकें चलती हैं राजस्थान अध्ययन की, जिसमें हमारा राजस्थान बुक का नाम है क्लास 6 की हमारा राजस्थान। जो बुक है ये आप बुक यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। इस बुक्स की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं वन लाइनर की, वही हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अध्याय नंबर 4। टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। क्या नाम है भाई? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। इस प्रकार से आप देख सकते हो, यहाँ पर दिख रहा है आपको डिजिटल फॉर्मेट में सारे के सारे वन लाइनर मिल रहे हैं आपको। तो इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम अध्याय नंबर 4 जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाकर जो है आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आरबीएससी वन लाइनर क्वेश्चंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहचान क्लासेस आपका एक बार फिर से स्वागत करता है और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अध्याय नंबर 4 है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, क्लास 6 से, ठीक है ना। राजस्थान, हमारा राजस्थान जो बुक है उससे। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में कई सभ्यताओं और संस्कृतियों के स्थलों के अवशेष प्राप्त हुआ है। तो वो अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान के अंतर्गत सभ्यता और संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए, वह कहाँ से प्राप्त हुए मुख्य रूप से? तो देखिएगा, वह प्राप्त हुए हैं मरुस्थल और अरावली में, नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हुए प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। कहाँ पर? मुख्य रूप से मरुस्थल और अरावली की नदियों के अंतर्गत, ठीक है। राजस्थान में जो प्राप्त हुए वही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट दे रखा है, प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को क्या कहा जाता है? प्रस्तर युग कहा जाता है। याद रखना, प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो उपकरण प्राप्त हुए उन उपकरणों में पत्थरों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है, प्रस्तर युग में मानव अपनी कौन सी प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था, अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, चूरा जैसे उपकरण जो है बनाना सीख लिया था। कब? प्रस्तर युग के अंतर्गत। प्रस्तर का मतलब पत्थरों का युग, पाषाणों का युग, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि राजस्थान के अंतर्गत प्रस्तर युग के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए? तो एक तो बनास नदी है, गंभीरी नदी है, बेड़च नदी और चंबल नदी है, इनकी घाटी और जलाशय में प्राप्त हुए। तो याद रखना, राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो वह वही प्राप्त हुए हैं हमें कहाँ से? बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित है ये, ठीक है ना। क्लास 6 का हमारा राजस्थान बुक्स हैं, वहाँ से हम जो है इस वन लाइनर को बनाए हैं पूरा का पूरा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे हमने इसमें शामिल कर दिए। तो एक बार आप पूरी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, या मतलब आप पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इसकी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है, बिल्कुल फ्री में मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले लीजिएगा। प्रिंट भी चाहे तो निकाल सकते हैं और ऐसे पढ़ना चाहे तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। वैसे वीडियो में सारा क्लेरिफिकेशन मैं कर रहा हूँ पूरा का पूरा, तो एक बार वीडियो भी आप जरूर देखना, उसके बाद पीडीएफ भी आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, प्रस्तर युग के बाद में, याद रखना आप सबसे पहले प्रस्तर युग के बाद में आया भाई कौन सा? ताम्र कांस्य काल, और उसके बाद में आया लोह युग। कौन सा है? लोह युग। तो प्रस्तर युग पहले, फिर ताम्र कांस्य काल, फिर लोह युग के अवशेष मिलते हैं। याद रखना, ये क्रम याद रखना, प्रस्तर, ताम्र और लोह, ठीक है। आगे दिए, धातुओं में सर्वप्रथम किसका प्रारंभ किया गया? धातुओं के अंतर्गत सर्वप्रथम किसका उपयोग प्रारंभ किया गया? तो वह किया गया भाई तांबे का उपयोग सबसे पहले प्रारंभ किया गया। अगला पॉइंट है, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान है, बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया क्वेश्चन ये। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो वह प्राप्त हुए भाई, एक तो कालीबंगा, एक है गणेश्वर और एक है आहड़। कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। याद रखना कौन कौन सी है? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, यहाँ से कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कि पूरी सभ्यता ही दे रखी हैं, और उन सभ्यताओं में कितने कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे वो सारे के सारे हमने इसमें शामिल किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आती है हमारे कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, पहली बात तो इतना तो बता दूं मैं आपको कि कहाँ है ये, हनुमानगढ़ के अंतर्गत है और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। अमलानंद घोष ने इसका सबसे पहले खोज की थी, ठीक है ना। और लगभग 1951-52 या 52-53 के आसपास जो इसकी खोज की गई थी, ठीक है। चलिए, उत्खनन कार्य भी किया गया था।
तो देखिए इसमें सारे पॉइंट शामिल किए मैंने, एक एक पॉइंट वैसे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, दृश्यद्वती या सरस्वती नदी की घाटी में पुरातात्विक अमलानंद घोष ने करीब कितने 2 दर्जन पूरे स्तरों को की खोज की थी। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि अमलानंद घोष ने 2 दर्जन पूरा स्थलों की खोज कौन सी नदी घाटी में की है? तो भाई वह की है दृश्यद्वती और सरस्वती नदी घाटी के अंतर्गत। कौन सी? दृश्यद्वती सरस्वती नदी घाटी के अंतर्गत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। अगला पॉइंट है, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी किनारे कहाँ स्थित है? भाई ये हनुमानगढ़ में है, और नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, हनुमानगढ़ जिला और घग्गर नदी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है कालीबंगा सभ्यता के बारे में कि डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। याद रखना उत्खनन किसने किया था? तो बीबी लाल और बीके थापर, इन दोनों के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया और अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखना। और इसमें जो है एक नाम और मिलता है कालीबंगा से संबंधित, एम डी खरे। क्या नाम मिलता है भाई? एम डी खरे। इनका नाम भी जो है ना कालीबंगा सभ्यता से जोड़ा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी उत्खननकर्ता में शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल का एक मकान कहाँ प्राप्त हुआ है जहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नगर है ना। आगे है, मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे हुआ करते थे। कहाँ पर? कालीबंगा में जो मकान मिले उन सब मकानों के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट है, बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। याद रखना, लकड़ी और ईंटों की नालियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए। अगला पॉइंट दे रखा है, यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई थी। याद रखना, 7 अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ पर। ठीक है ना, कहाँ पर? चबूतरे बने हैं, चबूतरों पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है। लगभग 7 अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, आगे हैं, दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले। देखिए ये जो कालीबंगा सभ्यता थी इसका उत्खनन कार्य किया गया, उसके दौरान यहाँ पर लगभग जो है 2 टीले प्राप्त हुए, और एक टीला जो मिला दूसरा उसके अंतर्गत दुर्ग के अवशेष है, और एक के अंतर्गत जो है नगर के अवशेष है। ठीक है ना, और इसको पूरा बाउंड्री से जो है पैक किया गया है। और इसके बारे में याद रखना, 5 स्तर मिले यहाँ पर। ठीक है, 5 स्तर के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, 5 स्तर के। और पहले 2 स्तर जो है ना वो पूर्व हड़प्पाकालीन है, और लास्ट वाले 3 जो स्तर है, तीसरा, चौथा और 5वां, वह इस हड़प्पा समकालीन है। ठीक है ना, हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा की जो नगर योजना है वह सिंधु नदी सरस्वती सभ्यता जो थी ना उसके लगभग समरूप ही है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले। याद रखना, जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो वह भी कहाँ से प्राप्त हुए? भाई कालीबंगा से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जोती हुई खेत या जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कहाँ से, जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ आता है कि जोते हुए खेत के साक्ष्य या अवशेष जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी भाई प्राप्त हुए कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इससे पहले के 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 6 हमारा राजस्थान नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम 4th टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट है, गाय के मुख वाले प्याले कौन से? देखिए, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ और खिलौने जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? कालीबंगा से। आगे, कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। देखिए वैसे इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा हुआ था, जैसे कि अब इस बुक्स में भी जो लिखा हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो कि इस जो सभ्यता थी ना, इस बस्ती के उजड़ने का कारण क्या बताया गया? पानी, मतलब पानी सूखने, एक तो सूखा पड़ने और मरुस्थल के बढ़ने से जो है ये सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा बताया है इस बुक के अंतर्गत। तो आप फिलहाल यही पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि जो है ऑथेंटिक बुक है, गवर्नमेंट की बुक है, ऑथेंटिक होती है,
तो हम इसके ऊपर जो है क्वेश्चन कभी रीड भी लगा सकते हैं। तो ये ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सूखा पड़ने से और मरुस्थल के बढ़ने से जो है बताया गया है कि इसका समृद्ध बस्ती के उजड़ गई या इसकी बस्ती जो है वो नष्ट हो गई, ये कारण बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब एक नई सभ्यता के बारे में और जानकारी दे रखी है इस बुक के अंदर, तो उसको भी हमने शामिल किया है। उसका नाम है आगाटपुर। ये आगात नहीं, आगाट है, ठीक है ना। तो दिया हुआ है आगाटपुर, क्या दिया हुआ अभी, आगाटपुर या आहड़ सभ्यता, आगाटपुर कहो या आहड़ सभ्यता कहो, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत है। आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे पर है। देखिए इसके फैक्ट है, उदयपुर के पूर्व में आहड़ सभ्यता स्थित है। कौन सी स्थित है, आहड़ सभ्यता स्थित है। और ये आहड़ या बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें 2 टीले मिले हैं। टीलों को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे बन सकते, धूलकोट सभ्यता कहाँ स्थित है, तो ये उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। आहड़ सभ्यता को ही धूलकोट कहते हैं, आहड़ को ही आगाटपुर कहते हैं। तो ये सब एक ही नाम है, आगाटपुर कहो, आहड़ कहो या धूलकोट कहो, सब एक ही नाम है। कहाँ पर है, उदयपुर के अंतर्गत है, बेड़च नदी के किनारे पर है। और यहाँ पे कितने टीले मिले भाई, 2 टीले मिले। टीलों को स्थानीय नाम धूलकोट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है, यह बस्ती पहले ताम्बावती के नाम से जानी जाती है। याद रखना, ताम्रवती या ताम्बावती के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह जाना था आहड़ सभ्यता को, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट, तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। याद रखना, तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र कौन सी सभ्यता को माना जाता है, तो आहड़ सभ्यता को माना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से जाना जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आहड़ सभ्यता को आगाटपुर के नाम से कब जाना जाता था, कौन सी शताब्दी में, तो 10वीं व 11वीं शताब्दी के अंतर्गत, 10वीं या 11वीं शताब्दी के अंतर्गत, ठीक है। अगला फैक्ट है, मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई थी। याद रखना, मकानों की जो दीवारें थी वो किससे बनी थी, पत्थर और मिट्टी से बनी हुई थी। और इनकी छत जो थी ना, मकानों की छत थी वो बांस और केलू के बनी हुई थी, ठीक, केलू के पत्तों से, यानी बांस और केलू से बनी हुई थी। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ के मकानों की छत जो है वो बांस और केलू से बनी हुई थी, तो वह आहड़ सभ्यता यानी आगाटपुर या धूलकोट सभ्यता से बनी हुई थी, ठीक है। आगाटपुर आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर बेड़च नदी के किनारे पर, ठीक है। फिर से बता, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है, बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे ओवरों में विभाजित किया जाता है। याद रखना, बड़े बड़े कमरे होते थे, फिर उसमें बांस की एक पर्दी चढ़ा दी जाती थी बीच में, और फिर उसको मतलब डिवाइड कर लिया गया था, रूम को छोटे छोटे कमरे बना दिए जाते थे। आगे है, मकानों में 4 से 5 चूल्हे मिले। याद रखना, मकानों में 4 से 5 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि भाई वहाँ संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि का प्रयोग होता था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि संयुक्त परिवार के प्रमाण या संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, तो वह प्राप्त हुए है भाई आहड़ सभ्यता उदयपुर से। चलिए अगला पॉइंट है, यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते हैं। याद रखना भाई, चावल उत्पादित होते हैं उच्च कोटि, अच्छे मतलब किस्म के चावल जो है यहाँ पर उत्पादित होते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ और फैक्ट हैं, देखिएगा। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भट्टी नुमा चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, भाई आहड़ से हुआ है। और शायद यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर तांबा पिघलाया जाता था। कहाँ पर, भट्टी नुमा चूल्हा कहाँ से प्राप्त हुआ, आहड़ से प्राप्त हुआ। आहड़ कहाँ है, उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे पर है। और भट्टी नुमा चूल्हा जो मिला है वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि तांबा पिघलाया जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं, आहड़वासी जो है वो बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। और यहाँ पे लाल भूरे मृदभांड मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आहड़ सभ्यता के अंतर्गत जो मृदभांड मिले हैं उनका कलर कौन सा था, उसका रंग कौन सा है, तो लाल और भूरा, लाल भूरे मृदभांड प्राप्त हुए कहाँ से, आहड़ सभ्यता उदयपुर से। आगे देखिए नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में, आहड़ सभ्यता के बारे में दे रखा है। धूलकोट के 1951-52 में उत्खनन में, याद रखना उसका उत्खनन कब हुआ, आहड़ सभ्यता का 1951-52 के अंतर्गत, ठीक है। उत्खनन में क्या क्या सामग्री मिली, मतलब कुछ अवशेष मिले, देखिए क्या है, तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, फिर 26 किस्म की मणियाँ, याद रखना, 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं और 3 मोहरे भी प्राप्त हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। चलिए अगला पॉइंट है, प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर गए तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बछाए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई कि इसका पहली बात तो विध्वंस कैसे हुआ, तो ये बताया गया कि प्राकृतिक प्रकोप से इसका विध्वंस हुआ है, मतलब यही बाढ़ वगैरह कुछ आया होगा, ठीक है।
और यहाँ से लोग जो हैं कहाँ चले गए, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ चले गए और वहाँ पर उन्होंने भगवानपुरा और गिलुंड, यानी गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बचाए। तो याद रखना क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आहड़ सभ्यता के विध्वंस के बाद में वहाँ के लोगों ने कौन से स्थान पर जाकर बचाया, कौन सा स्थान बचाया, कौन सा स्थान बसाया या कहाँ जाकर रहने लगे, तो वह जाके लगे भाई गिलुंड और भगवानपुरा के अंतर्गत है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कहाँ है, तो देखिए भाई बालाथल सभ्यता जो है ये भी कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत है। बालाथल कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत है। उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में जिला उदयपुर है ये, और इसके साक्षी मतलब ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है ये। किससे, इसका नाम क्या है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है ये, और आहड़ संस्कृति से संबंधित है ये भी। कौन सी, बालाथल सभ्यता कहाँ है, वल्लभनगर तहसील उदयपुर के अंतर्गत। आगे बात करते हैं। 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग के चिन्ह प्राप्त हुए। याद रखना 11 कमरों का एक बड़ा भवन को या दुर्ग को उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो वह प्राप्त हुए भाई बालाथल सभ्यता से। बालाथल उदयपुर के अंतर्गत। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये, कौन सा, ये वाला, कि 11 कमरों के एक बड़े भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, बालाथल से प्राप्त हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालाथल के बारे में अगला फैक्ट दे रखा है कि तांबे के चाकू, तांबे से बने हुए चाकू हैं, कुल्हाड़ी हैं, चैनी, बाण, इन सब उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। फिर है कि कर्णफूल, गले की हार की लटकन और आभूषण, ये सारे आभूषण वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित। याद रखना कौन सी सभ्यता के लोगों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है भाई कौन सी, बालाथल सभ्यता। अगला पॉइंट है कृषि, पशुपालन और शिकार, ये तीनों ही जो है आजीविका के मुख्य साधन थे। वहाँ मतलब लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी था और शिकार भी करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। याद रखना बालाथल सभ्यता है जहाँ से लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। ताम्रपाषाण, ताम्र काल के अवशेष तो मिले ही हैं, उसके साथ साथ लोह काल के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोहा गलाने की भट्टियाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए, चिन्ह मतलब अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए या प्रूफ कहाँ से मिला, लोहा गलाने की भट्टियों का, तो वह मिला भाई बालाथल सभ्यता से। ठीक है, अगला फैक्ट है बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हो। देखो याद रखना बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो पहला साक्ष्य जो है मतलब वो मिला है बैराट से। किससे मिला है, बैराट से मिला। बुने हुए वक्त के ये इसके बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य बैराट और बालाथल दोनों से मिला। याद रखना बालाथल ही से भी मिला है। कौन से, बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य, इसके अलावा कहीं से नहीं मिले। पूरे राजस्थान में बैराट और बालाथल इन दोनों से ही बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। पॉइंट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता की अगर हम बात करें, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें गणेश सभ्यता कहाँ है, नीम का थाना शिखर के अंतर्गत है। पहली बात हुई कि नीम का थाना शिखर में है कौन, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, नीम के थाने को पूरा जिला बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये शिखर के अंतर्गत है। ठीक है, याद रखिएगा आप। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहते हैं। बिल्कुल याद रखना, ताम्र संचयी संस्कृति या ताम्र जन्य संस्कृति भी इसको कहा जाता है। तो गणेश सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह संस्कृति पूरी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। याद रखना कौन सी सभ्यता पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है, तो वह हुई है भाई गणेश्वर सभ्यता शिखर के अंतर्गत, शिखर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें फैक्ट दे रखे हैं ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं, इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता। यहाँ पर जो है ताम्र नगरी, ताम्र जननी जो है किसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है गणेश सभ्यता को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खेतड़ी जो ग्राम है ना झुंझुनू का, वो ताम्र भंडार इसके नज़दीक था और यहाँ तांबे के बहुत ज़्यादा प्रयोग हुए थे। सबसे पहले तांबा जो है यहीं से मिला था, गणेश्वर सभ्यता से। आगे बात करते हैं ताम्र उपकरण जो है कौन कौन से, बाण है, शैनी है, मछली पकड़ने के कांटे हैं, उस तरह के फलक है और गुटिया, ये सारी चीज़ जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया रखा है यहाँ से दोहरी पेचदार सीरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, याद रखना कि दोहरी पेचदार सीरा वाली ताम्र पिने जो हुआ करती थी ना, वह पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात की जाती थी। कहाँ से, गणेश्वर सभ्यता से। कहाँ पर की जाती है, पश्चिमी और मध्य एशिया से। याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। मिट्टी के कौन कौन से बर्तन मिले भाई, तो मिट्टी के यहाँ पे 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पहला देखिएगा हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के
हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन प्राप्त हुए हैं, पहली बात तो ये। दूसरा है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले, लाल और चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले बर्तन जो हैं भले मजबूत, जिसमें मर्तबान है, कलश हैं, प्याले हैं, तसली हैं, ढक्कन हंडी है, ये सारे के सारे प्राप्त हुए हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है, आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लौह युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट याद रखना, कौन सी, आहड़ और गणेश्वर सभ्यता जो है वह कौन से काल की थी, ताम्रपाषाण काल की थी, पहली बात तो ये। लेकिन इसके साथ साथ बाद में, यानी कि जब लास्ट एंडिंग एज था ना इनका, तब जो है ऊपरी स्तर पर लौह युग के साक्ष्य भी मिले। कहाँ से, लौह युग। तो याद रखना, ऐसी दो सभ्यताओं के नाम बताइए जहाँ पर ताम्रपाषाण काल और लौह युग दोनों के अवशेष प्राप्त हुए, तो वह आहड़ और गणेश्वर। कौन सी सभ्यता भाई, आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, अगला फैक्ट है, लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराट, सांभर, बागोर, रेड आदि स्थान उल्लेखनीय, मतलब आदि स्थानों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, किसको, लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए। यहाँ से लोहे के साक्ष्य मिले। आगे बढ़ते हैं, अब आती है बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है भाई, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ है, तो जयपुर के अंतर्गत है। पहली बात तो यही बनती है कि बैराट सभ्यता कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, विराट नगर नाम सुना होगा पहले, उसी को बैराट कहते हैं। ठीक है ना, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर थी ना, तो उसी को बैराट कहते हैं। जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, जयपुर में स्थित बैराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा है। बीजक की पहाड़ी, याद रखना यहाँ पर, बीजक की पहाड़ी, भीम की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे और बनेगा। महादेव जी की डोंगरी, कौन सी, महादेव जी की डोंगरी भी जो है यहाँ पर है। ठीक है, महादेव जी की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये भी कहाँ पर है भाई, यहीं पर है, याद रखना। तो बीजक की पहाड़ी, भीम की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी और बौद्ध स्तूप, मतलब बौद्ध के साक्ष्य भी जो है यहाँ से बैराट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला फैक्ट दे रखा है, महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। कौन से काल में भाई, महाभारत काल में। देखिए, बैराट सभ्यता जो जयपुर में है ना, यहाँ पर महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और महाभारत काल में यहाँ पर इसकी एक मत्स्य जनपद नाम से एक जनपद था और उसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे आज बैराट कहा जाता है। कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ बाणगंगा नदी के किनारे पर, याद रखना कौन सी नदी, बाणगंगा किनारे हैं ये। आगे बात करते हैं, मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख स्थल रहा। तो याद रखना, महाभारत काल के भी साक्ष्य हैं यहाँ पर और मौर्य काल के भी साक्ष्य हैं। कहाँ पर, बैराट, जयपुर के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल के साक्ष्य क्या है, तो देखिएगा, अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं, भाब्रू या बैराट। ठीक है, शिलालेख तथा बौद्ध मठ के अवशेष भी प्राप्त हुए। याद रखना, अशोक का भाब्रू शिलालेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, बैराट से प्राप्त हुआ है। और बौद्ध मठ के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए, बैराट सभ्यता, जयपुर से प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं मित्रों, एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर आप जो है पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए, इसके साथ साथ बता दूं कि राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हमारे चैनल पे चल रही हैं, तो वो भी आप जरूर वॉच करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फैक्ट के साथ में जो है आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसे भी मिस मत करना, देख लेना जरूर अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली। याद है, 36 चांदी की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है भाई, कहाँ से प्राप्त हुई, बैराट सभ्यता से, जिसमें से 8 तो थी पंचमार्क और 28 मुद्राएं जो थी ना वह थी भारतीय यूनानी शासकों की। मतलब टोटल मिली है 36 में से 8 है पंचमार्क और 28 जो बची हुई है वह है भारत यूनानी शासकों की। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है भाई, बैराट सभ्यता, जयपुर से। आगे देखिएगा, खुदाई में स्वास्तिक एवं त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, देखिए घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी। ठीक है, ये प्राप्त हुए घड़े और दीपक, ये जो घड़े प्राप्त हुए ना, यहाँ पर उस घड़ों पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र बना हुआ था। याद रखना, किस पर, बैराट सभ्यता के अंदर जो घड़े प्राप्त हुए हैं मिट्टी के, उस घड़ों पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र बना हुआ था। याद रखना, फिर दीपक प्राप्त हुए हैं, नाचते हुए पक्षी के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, याद रखना इसका। नाचते हुए पक्षी, नाचते हुए पक्षी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये हुआ देखना, इससे बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है,
पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें और हाथ से बुना हुआ वस्त्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ। याद रखना, हाथ से बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए भाई? 2 स्थान से प्राप्त हुए। एक तो है बैराट, कौन सा है? एक तो बैराट है ये, और बैराट के अलावा जो है बालाथल, कौन सा है? बालाथल, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ सभ्यताएं दे रखी है, कौन सी सभ्यता कहाँ है, ये जो इतना बताया हुआ है इस बुक में मैंने उतना ही शामिल किया है, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो मैंने वर्बली आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए देखिए, बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा के अंतर्गत है। उज्जैना सभ्यता भी कहाँ है? भीलवाड़ा में है। सांभर और जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। नगर और रेड सभ्यता जो है वो कहाँ है? टोंक में। नगरी सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़ में। देखो याद रखना, नगर सभ्यता टोंक में है, नगरी सभ्यता जो है वो चित्तौड़ के अंतर्गत है, ठीक है, याद रखना। नौ सभ्यता कहाँ है? भरतपुर में। भीनमाल कहाँ है? जालोर में। पचमता और गिलोन सभ्यता कहाँ है? राजसमंद में है। यहाँ सब इन आदि स्थल जो है पाषाण, ताम्रपाषाण और लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। इस पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर आपको वीडियो कैसा लगा जो है, या फिर कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कुछ हैं तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर भेजिएगा। मैं उसका पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद जैसे ही हमारी 6 क्लास की कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 7th की शुरू कर लेंगे। 1 लाइनर कंप्लीट होने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं पर क्लास के जितने भी एक टॉपिक के जो है आपको करवाऊँगा। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस सब्सक्राइब बटन के पास में ही जो है यहाँ पर एक घंटी बनी हुई है, बेल आइकन, उसको भी आप जो है जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच।